अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 5। मैं शबनम आलूद घास पर चारों शाने चित लेटा हुआ था। मैं ज़मीन की पस्ती में था और सामी आसमान की बुलंदी पर और बुलंद होती जा रही थी। चांद की रोशनी में हेलीकॉप्टर साफ नजर आ रहा था। मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ उठा दिया। वो अब भी शूटिंग रेंज में था। मैं फायर करके उसे गिरा सकता था। सामी, मैंने सोच के जरिए कहा, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फायर कर रहा हूं। अभी हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दूंगा। नहीं फरहाद, ऐसा ना करना, उसकी सहमी हुई सोच ने कहा। हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी से गिरेगा तो इसके साथ मेरा जिस्म भी बर्बाद हो जाएगा। तुम अपने जिस्म को छोड़ दो, फिलहाल अपनी रूह को किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर दो। इस तरह तुम फिर मेरे पास आ जाओगी। मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत है। मैं तुमसे जुदा होकर सुकून से नहीं रह सकूंगा। नहीं फरहाद, तुम्हें मेरी कसम है, गोली न चलाना। मैं इस हेलीकॉप्टर के साथ अपने जिस्म को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम कुछ अरसे की जुदाई बर्दाश्त कर लो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने अपने जिस्म को हासिल करने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मैं इस जिस्म की हिफाजत के लिए अब भी बड़े बड़े सदमे सह सकती हूँ। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस जिस्म से अलहदा नहीं हो सकती। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल पर एक घुंसा सा लगा। मैं उसे इतनी शिद्दत से चाहता था कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वह ऐसे बर्दाश्त कर रही थी जैसे उसके जिस्म के सामने मेरी कोई अहमियत ना हो। हकीकत भी यही थी। वो मेरी खातिर अपने जिस्म की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे गिरा दिया। वो मुझे अच्छा सबक देकर जा रही थी कि इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है, इसके बाद किसी दूसरे की चाहत दिल में रखता है। मैं ख्वामखा अपनी जान से ज्यादा सामी को अहमियत दे रहा था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जिस तरह सामी को अपना जिस्म अजीज है, उसी तरह मुझे भी अपने मकासद अजीज होंगे। मेरा पहला मकसद यही था कि मैं भवानी शंकर से इंतकाम लूं। मैं उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि उसका अंजाम देखकर फिर उसके मुल्क का कोई सीक्रेट एजेंट इधर का रुख ना करता। मैंने आखिरी बार हसरत से हेलीकॉप्टर की जानिब देखा। चांदनी रात में वो निगाहों से ओझल हो रहा था। उसकी धीमी धीमी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। अगरचा मुझे सामी के जिद्दी फैसले पर गुस्सा आ रहा था, इसके बावजूद मैं उससे इस कदर नाराज नहीं हो सकता था कि उसे बिल्कुल ही फरामोश कर देता। वह दिमाग से मिटने वाली हस्ती नहीं थी। मैंने चुपके से उसकी सोच को पढ़ना चाहा, लेकिन पढ़ ना सका। उसी वक्त रात के सन्नाटे में बहुत से भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने दूर दरख्तों की जानिब देखा। थोड़ी देर बाद चंद मुसल्ला जवान नजर आए। वो बहुत दूर थे, फिर भी मैंने उन्हें पहचान लिया। वो इंटेलिजेंस के जवान थे। उन्होंने भी दूर से मुझे देख लिया, लेकिन शायद पहचान ना सके, इसलिए राइफलें उठाए मुझे निशाने पर रखते हुए मेरी तरफ बढ़ते आ रहे थे। मैंने चीख कर कहा, मेरा नाम फरहाद है। मैं वही हूं जिसने यहां तक तुम्हारी रहनुमाई की है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास इंस्पेक्टर साहब का रिवॉल्वर है, उसे हमारी तरफ फेंक दो। मैंने हुक्म की तामील की। रिवॉल्वर को पूरी कुव्वत से उनकी तरफ फेंक दिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने उसे उठा लिया। फिर वो सब मेरे करीब आ गए। उसने तंजिया अंदाज में कहा, कहाँ है तुम्हारी सामी? मैंने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, वो लोग उसे ले गए। अगर आपके इंस्पेक्टर साहब मेरा रास्ता ना रोकते तो मैं सामी को भी रोक लेता और दुश्मनों को भी फरार होने का मौका ना देता। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ उस पर बाद में बहस होगी। तुम खुद को जेरे हिरासत समझो, अब चलो यहां से। मैं उनके दरमियान सर झुकाकर चलने लगा। रास्ते में वो मकान नजर आया जहां सामी को कैद किया गया था। अब वो मकान सामी के वजूद से खाली था। मुझे फिर उसकी याद सताने लगी। हम सब खामोशी से चल रहे थे। इस खामोशी से फायदा उठाकर मैं सामी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, मैं इतनी देर से फरहाद को अपने ख्यालों में पुकार रही हूं, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। मालूम होता है वो नाराज हो गई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। जब तक वो मुझसे राब्ता कायम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं उन्हें नहीं समझा सकूंगी कि मैंने किस तरह मजबूर होकर उनकी जुदाई बर्दाश्त की है। सामी, मैंने उसे मुखातिब किया, तुम अपनी मजबूरियां क्या समझाओगी? मैं खूब समझता हूं कि तुम अपने शाहकार जिस्म की पूजा करती हो। इस जिस्म की खातिर तुम अपने डैडी के साथ नहीं गई, छमिया का पीछा करती रही। इस जिस्म की खातिर तुमने मेरे प्यार को भी अहमियत नहीं दी और मुझे छोड़कर जा रही हो। नहीं फरहाद, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी है। मैं धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाऊं, तब भी मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी नहीं मिलेगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते
कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपने जिस्म की हिफाजत कर रही हूं। मेरा ये जिस्म तुम्हारी अमानत है। उसके इस एतराफ से मैं पिघल गया, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सामी के महज जिस्म से मोहब्बत करता हूं? अगर वो मौजूदा जिस्म ना हो, कोई दूसरा जिस्म हो, तो क्या मोहब्बत खत्म हो जाएगी? मैंने सामी से यही सवाल दूसरे अंदाज में किया। सामी, अगर मैं अपने मौजूदा जिस्म में ना रहूं और किसी दूसरे जिस्म में तुम्हारे पास आऊं, तो क्या उस दूसरे जिस्म से तुम मोहब्बत करोगी? क्यों नहीं, जरूर मोहब्बत करूंगी। मेरे देवता किसी रूप में आए, मैं उनसे उसी तरह दिलो जान से मोहब्बत करूंगी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम मुझे अपने मौजूदा जिस्म का लालच ना दो। तुम किसी भी रूप में आओगी तो मैं दिलो जान से तुम्हें कबूल करूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो फरहाद? मैं बचपन से अपने इस जिस्म में परवान चढ़ती आई हूं। जब से मैंने होश संभाला है, तब से वर्जिश के जरिए और अच्छी खुराक के जरिए इस जिस्म को बनाया है और संवारा है। मेरी रूह और मेरे जिस्म की रफाकत 20 बरस की है। मैं इतनी पुरानी रफाकत को कैसे भूल सकती हूं? मैंने जवाब दिया, लड़कियां जवान होकर अपने मैके के हर फर्द की रफाकत को भूल जाती हैं, हत्ता कि जान निशावर करने वाले वालिदैन को भी छोड़कर ससुराल चली जाती हैं। और ये सब कुछ वो एक मर्द की खातिर करती हैं। मगर तुमने मेरी खातिर अपने जिस्म को छोड़ना गवारा नहीं किया। सुनो सामी, तुम बचपन से अपने जिस्म में परवान चढ़ती आई हो और मैं बचपन से अपने वतन की आगोश में परवान चढ़ रहा हूं। जिस तरह तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, उसी तरह मुझे अपने वतन से प्यार है। अगर मुझे अपने वतन की खातिर तुम्हारे देश की तरफ जाना पड़ा तो वहां हमारी मुलाकात हो जाएगी, वरना मैं अपनी पाक जमीन को छोड़कर ऐसी मोहब्बत के लिए भटकना गवारा नहीं करूंगा जो सिर्फ जिस्म के लिए होती है, रूह से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें ना करो फरहाद। ये एक खोखली बातें नहीं है, ये एक अटल फैसला है। तुम्हें तुम्हारा जिस्म मुबारक हो। मुझे अपना वतन अजीज है। खुदा हाफिज। ठहरो फरहाद, मुझसे यूं नाता ना तोड़ो। हम एक अच्छे दोस्त की तरह जुदा हुए हैं और बहुत जल्द एक अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे। हाँ, अगर तकदीर ने मिलाया तो जरूर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। ये कहकर मैंने एक नामालूम मुद्दत के लिए उससे राब्ता खत्म कर दिया। मैं समझ रहा था कि वो अब भी मुझे ख्यालों में पुकार रही होगी, लेकिन मैंने दिल पर जबर किया। मुझे मालूम था कि वो मुझे अपनी भरपूर मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, मगर मैं लगावट की बातें नहीं सुनना चाहता था। जुबान से तो सभी लड़कियां मोहब्बत का दावा करती हैं। अगर सामी को वाकई मोहब्बत होगी तो वो अपने जिस्म को भी दाव पर लगाकर मेरे पास आएगी। बस अब मैं इसी तरह उसकी मोहब्बत का यकीन कर सकता था। हम जंगल की पगडंडियों से गुजरते हुए पुख्ता सड़क पर आए। इंटेलिजेंस वालों की तीनों गाड़ियां वापसी के लिए तैयार खड़ी थीं। कार की पिछली सीट पर इंस्पेक्टर लेटा हुआ था। उसके जख्मी हाथ की मरहम पट्टी हो चुकी थी। मुझे वैन में मुसल्ला जवानों के दरमियान बिठाया गया। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि कहीं मैं फरार ना हो जाऊं। उनके तेवर बता रहे थे कि वो मुझ पर एतबार नहीं कर रहे। मैं चुपचाप उनके दरमियान बैठा रहा। मैं इंस्पेक्टर वगैरह के ख्यालात पढ़कर ये मालूम कर सकता था कि वो मेरे मुतल्लिक क्या राय रखती हैं, लेकिन मेरा दिल ख्याल ख्वानी की तरफ माइल ना हुआ। मैं बहुत थकन महसूस कर रहा था। सामी की जुदाई ने और उसकी बेरुखी ने दिल बर्दाश्त कर दिया। मैंने उसके ख्याल को भी दिमाग से झटक कर आंखें बंद कर लीं। 1 घंटे के बाद हम आईबी की इमारत में पहुंचे। मुझे तवक्को थी कि वहां मुझसे तरह तरह के सवालात किए जाएंगे, लेकिन किसी ने मुझसे एक लफ्ज़ तक न कहा। 3 मुसल्ला जवान मेरे दाएं बाएं और पीछे चलते रहे और मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने भी फरियाद नहीं की। बड़ी आराम से एक इजी चेयर पर नीम दराज हो गया। जो मुजरिम होती हैं वो सजा के खौफ से सहमे रहते हैं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, इसलिए ठाठ से तमाम रात सोता रहा। दूसरी सुबह 8 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला। मुसल्ला जवान मुझे लेकर एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में आए। वहां सोफा पर चंद ऑफिसर बैठे हुए थे। वो इंस्पेक्टर भी था जिसका हाथ जख्मी हुआ था। उसने कहा, फरहाद, कल रात तुमने सही रहनुमाई की थी। हम दुश्मनों के करीब पहुंच गए थे, लेकिन हम ये क्यों ना सोचें कि तुमने डबल गेम खेला है। एक तरफ हमारी रहनुमाई करते रहे, दूसरी तरफ अपनी महबूबा को सरहद पार करा दी। मैंने जवाब दिया, आप अपने तौर पर बहुत कुछ सोच सकती हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे अपने मुल्क से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मैं अपने वतन की खातिर अपनी महबूबा से भी मुंह मोड़ सकता हूं। मैं अगर उनका साथी होता तो उस वक्त बिला रोक टोक हेलीकॉप्टर के जरिए उनके साथ चला जाता। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे आदमियों की रिपोर्ट के मुताबिक तुम पहले ही हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए थे। अगर तुम उनके साथी नहीं हो तो उनके साथ तुमने जाना गवारा नहीं किया, तो फिर सामी को कैसे छूट दे दी?
मैंने छूट नहीं दी। मेरे पहुंचने से पहले ही हेलीकॉप्टर मेरी पहुंच से बुलंद हो गया था। मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। एक ऑफिसर ने तंजिया अंदाज में कहा, हालांकि तुम उनका बिगाड़ सकते थे। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर था, तुम फायरिंग कर सकते थे, मगर तुमने एक भी फायर नहीं किया। क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि तुमने उन्हें निहायत आसानी से फरार होने का मौका दे दिया? मैंने उन्हें फरार होने का मौका नहीं दिया। बात सिर्फ यह है कि मैं सामी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर मेरी फायरिंग से हेलीकॉप्टर गिर जाता तो सामी मुझे जिंदा सलामत ना मिलती। इसका मतलब यह है कि तुमने सामी की खातिर उन पर फायरिंग नहीं की। अभी तुमने कहा था कि अपने मुल्क की खातिर अपनी महबूबा से भी मुंह मोड़ सकते हो। कैसे मुहिब्बे वतन हो? एक महबूबा को जिंदा सलामत रखने के लिए तुमने दुश्मनों को यहां से निकल जाने का मौका दिया। क्या इस तरह तुम खुद अपने जुर्म का इतराफ नहीं कर रहे? मेरा सर नदामत से झुक गया। इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने घुमा फिराकर मुझसे मेरे जुर्म का इतराफ करा लिया था। खुदा गवाह है, उस वक्त मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि मैं सामी को जिंदा रखने की खातिर मुल्क के दुश्मनों को भागने का मौका दे रहा हूं। अब मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की के इश्क में मैंने क्या किया है। मैंने ये भी ना सोचा कि उस हेलीकॉप्टर में भवानी शंकर भी है और उसके साथ मेरे मुल्क के चंद अहम राज भी हो सकती हैं। मुझसे कितनी बड़ी हमाकत हुई। मैंने नदामत से कहा, वाकई मुझसे नादानिस्तगी में बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया है। सामी को बचाने की खातिर इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी कि दुश्मनों को फरार होने का मौका मिल जाएगा। जुर्म दानिस्ता किया गया हो या नादानिस्तगी में हुआ हो, मैं मुजरिम कहलाऊंगा। आप जो चाहें सजा दें, मगर खुदा के लिए मुझे अपना दुश्मन ना समझें। यह मेरे लिए एक गाली है। मैं सजा बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुर्म किया है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। एक ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम खुद को ऐसे मुकाम तक ले आओ जहां सिर्फ गालियां सुननी पड़ती हैं तो ये तुम्हारी अपनी ही गलती होगी। मैंने कहा, लेकिन गलती की तलाफी भी हो सकती है। अगर आप मुझे इतना मौका दें कि मैं दुश्मनों का पीछा कर सकूं, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उन्हें पकड़कर वापस ले आऊंगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि मैं आप लोगों की नजरों में काबिल एतमाद नहीं। हाँ, ये दुरुस्त है, तुम काबिल एतमाद नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारी सूंघने वाली सलाहियत का तमाशा देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर राशिद ने बताया है कि तुमने सामी की बू को सूंघते हुए दुश्मनों के अड्डे तक रहनुमाई की थी। अगर मैं यहां से बाहर जाऊं तो क्या तुम बता सकोगे कि मैं बाहर जाकर कहां वक्त गुजार रहा हूं? जी हाँ, मैं बता सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपके करीब आकर आपको सूंघना चाहता हूं। वो ऑफिसर उठकर खड़ा हो गया। मैं उसके करीब पहुंचकर उसके चारों तरफ यूं घूमने लगा जैसे उसकी बू सूंघ रहा हूं। हालांकि बू सूंघकर मेरे फरिश्ते भी ये नहीं बता सकते थे कि वो ऑफिसर बाहर जाकर कहां वक्त गुजारेगा। ये सब कुछ मैं ऑफिसर के ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था, लेकिन मैं उन पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं टेलीपैथी के इल्म से बखूबी वाकिफ हूं। वो ऑफिसर एक और ऑफिसर के साथ बाहर चला गया। किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मैंने दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखें बंद कर लीं और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऑफिसर इस कमरे से निकलकर एक जगह ठहर गई हैं। वो दरवाजे से बाहर चंद कदम के फासले पर हैं। जब वो आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो कहां जा रही हैं। ये कहकर मैं खामोश हो गया और बाहर खड़े हुए ऑफिसर के ख्यालात पढ़ता रहा। उसके ख्याल से मुझे पता चला कि वो कहीं नहीं जाएगा, कॉरिडोर में खड़ा रहेगा। वो अपने साथी अफसर से कह रहा था, फरहाद के मुत्तल्लिक आपका क्या ख्याल है? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरे अफसर का जवाब सुनाई दिया, बज़ाहिर तो वो शरीफ आदमी मालूम होता है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सूंघकर किसी का पीछा करने वाली सलाहियत ऐसी है कि ये शख्स हमारे बहुत काम आ सकता है। मैं इसी पॉइंट पर सोच रहा हूं कि हम किसी तरह इसकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाँ, इस तरह कि वो हमारे आदमियों की कड़ी निगरानी में रहे और हमारे काम आता रहे। बिल्कुल ठीक, वो हमारी कड़ी निगरानी में रहेगा। अगर आइंदा उसने वफादारी का सबूत दिया तो हम उसे बाकायदा ट्रेनिंग देंगे। हम उसे आजमाना चाहते हैं। हम पहले ये तय कर चुके हैं कि महमूद हसन को जेल से फरार होने का मौका दिया जाएगा। अगर फरहाद उसकी महक से आशना हो जाए तो फिर हम उसकी रहनुमाई में बड़ी आसानी से महमूद हसन का पीछा कर सकेंगे। आप अब भी उसे महमूद हसन कह रहे हैं, हालांकि ये साबित हो चुका है कि वो मुसलमान नहीं। हम देख चुके हैं वो यकीनन किसी मुल्क का सीक्रेट एजेंट है। जब तक हम उसे फरार होने का मौका नहीं देंगे उसकी असलियत का इल्म नहीं होगा। अच्छी बात है, आइए हम इस तरह फरहाद को भी आजमाएंगे कि वो दयानतदारी से हमारे काम आ सकता है या नहीं। वो दोनों वापस आने लगे। मैंने आंखें खोलकर कहा, वो दोनों ऑफिसर वापस आ रहे हैं।
मेरी बात खत्म होते ही दरवाज़ा खुला और वो दोनों अंदर आ गए। दूसरे तमाम ऑफिसर मुझे हैरानी से देखने लगे। उन दोनों ने मेरी इस बात की तस्दीक कर दी कि वो इस कमरे से निकलकर कहीं दूर नहीं गए थे, दरवाजे से चंद कदमों के फासले पर खड़े हुए थे। एक ऑफिसर ने मुझसे कहा, फरहाद, हम इस तजब्जुब में हैं कि तुम पर एतमाद करें या ना करें। इस तजब्जुब से निकलने का एक यही रास्ता है कि हम तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका दें। मैंने खुशी का इजहार किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। ऑफिसर ने कहा, अभी तुम्हें एक कैदी से मिलाया जाएगा। तुम अपनी आदत के मुताबिक उसके जिस्म की बू से आशना हो जाओ। आज रात हम उसे फरार होने का मौका देंगे और तुम्हारी रहनुमाई में उसका पीछा करेंगे। अगर इस बार तुमने सही रहनुमाई की तो हम तुम्हारी पिछली गलती मुआफ कर देंगे। मैं वादा करता हूं कि आपकी सही रहनुमाई करूंगा। इस सिलसिले में मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे उस कैदी से खुलकर बातें करने का मौका दिया जाए। वो बातें नहीं करेगा, उसने खामोशी इख्तियार कर ली है। तुम जितनी देर चाहो खामोशी से उसका मुशाहिदा कर सकती हो। यह कहकर ऑफिसर ने 2 मुसल्ला जवानों को हुक्म दिया कि वो मुझे कैदी के पास ले जाएं। वो मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए और मुझे चलने का इशारा किया। मैं उनके साथ कमरे से बाहर आ गया। इमारत के पिछले हिस्से में चंद कोठरियां थीं जिन्हें हवालात के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं एक कोठरी में वो कैदी सर झुकाए बैठा हुआ था। कोठरी के सामने खड़े हुए एक सिपाही ने आहनी दरवाजे का ताला खोल दिया। मेरे अंदर जाने के बाद दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया गया। सिपाही और 2 मुसल्ला जवान वहां से चले गए। इस दौरान कैदी ने सर उठाकर एक बार फिर मुझे देखा, फिर सर झुकाकर यूं बैठ गया जैसे वहां किसी के आने की उसे परवाह ना हो। मैं उसके सामने आहनी दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा रहा और उसके ख्याल को पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, ना जाने कितने लोग पूछगिछ के लिए आते रहेंगे, मगर मेरी जुबान नहीं खुलेगी। मैं जानता हूं कि अभी ये लोग नरमी से काम ले रहे हैं, इसके बाद ये मुझे तरह तरह की अजियतें पहुंचाएंगे, लेकिन मेरा नाम भी भवानी शंकर है। मैं इन्हें अपनी असलियत तक नहीं पहुंचने दूंगा। भवानी शंकर का नाम सुनते ही मैं चौंक गया और हैरानी से इस कैदी को देखने लगा। हैरानी इस बात की थी कि जिस भवानी शंकर से मैं अपने मुल्क के राज छीन कर लाना चाहता था, वो मेरे सामने कैदी की हैसियत से बैठा हुआ था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अचानक आप ही आप मेरे सामने आ जाएगा। अब ये उसकी बदनसीबी थी कि उसके तमाम साथी फरार हो गए थे और वो मुझसे टकराने के लिए इस कोठरी में रह गया। मेरे जी में आया कि मैं उसी वक्त उसकी असलियत जाहिर कर दूं और उसका असली नाम लेकर उसे मुखातिब करूं। वो हैरत से उछल पड़ेगा, दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देखेगा कि मैं किस तरह उसके अंदर छुपे हुए भवानी शंकर तक पहुंच गया हूं। लेकिन मैं अचानक ही उसकी असलियत जाहिर नहीं कर सकता था। इस तरह मैं खुद इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में मशकूक हो जाता। उस वक्त मैंने यही फैसला किया कि मुझे सब्र और ज़ब्त से काम लेना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि मेरे मुल्क के अहम राज अब तक भवानी शंकर के पास हैं या उसके साथी सरहद पार ले गए हैं। छम्या और सामी ने बताया था कि भवानी शंकर उनका लीडर था। इस लिहाज से वो अहम राज एक लीडर तक महदूद रहने चाहिए थे। मैं चुपचाप उसके ख्यालात को पढ़ने लगा। वो अपने साथियों के मुतल्लिक सोच रहा था कि पता नहीं वो कहाँ हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, वो लोग जहां भी होंगे अपनी हिफाजत आप करेंगे। मुझे सिर्फ उन तमाम राजों के मुतल्लिक सोचना चाहिए जो मैं एक बिल्ली की मदद से हासिल कर चुका हूं। बिल्ली, ना जाने वो सामी कहाँ चली गई है। मैं चाहता था कि वो मेरे मतलब के मुताबिक सोचे, लेकिन वो बिल्ली की गुमशुदगी पर अफसोस कर रहा था। मैंने फिर उसके ख्याल को अपनी तरफ मोड़ दिया। बिल्ली तो भाग गई है, उसके मुतल्लिक सोचते रहने से वो वापस नहीं आ जाएगी। मुझे सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखनी चाहिए। वो तमाम राज की ऐसी की तैसी वो झिल्लाकर सोचने लगा। ना जाने मेरे जहन में ये राज वाली बातें क्यों कुलबुला रही हैं। वो तमाम राज तो एक माइक्रोफिल्म की सूरत में महफूज हैं। ये माइक्रोफिल्म 1 इंच के एक प्लास्टिक के कैप्सूल में है। इंटेलिजेंस के खरांट जासूस भी ये नहीं जान सकते कि मेरी जुबान के नीचे जबड़े के पास एक मसनूई झिल्ली है। उस झिल्ली के अंदर कैप्सूल रखा हुआ है। उसकी वजह से बातों के दौरान हल्की सी लुकनत है। सुनने वाले यही समझते हैं कि मैं इसी तरह बोलने का आदी हूं। मैं हैरानी से उसकी ठोड़ी की तरफ जबड़े के नीचे गौर से देखने लगा। भवानी शंकर सेहतमंद था। उसके बदन में गोश्त भरा था। ठोड़ी के नीचे भी गोश्त और चर्बी थी, इसलिए कोई ये जान नहीं सकता था कि वहां एक मसनूई झिल्ली होगी और उस झिल्ली में कैप्सूल छुपा कर रखा गया होगा। मैं चाहता था कि वो कुछ बोले ताकि मैं ये देख सकूं कि वो झिल्ली की मौजूदगी में किस तरह बोलता है। मैंने बात छेड़ दी, तुम बहुत देर से खामोश हो। मुझे मालूम हुआ है कि तुम किसी से बात करना गवारा नहीं करते। क्या यह सच है? वो अपनी खामोशी से यह साबित करने लगा कि यह सच है। वो मुझसे बातें नहीं करेगा। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर
यूं सांसें खींचने लगा जैसे उसे सूंघ रहा हूं। उसने मज़ाक़खेज़ अंदाज में मुझे देखा, फिर अपने सर को झुका लिया। इतने में सिपाही और 2 मुसल्लह जवान आ गए। मैं उन जवानों के साथ फिर उस हॉलनुमा बड़े से कमरे में आ गया जहां वो तमाम अफसरान बैठे हुए थे। मुझे देखते ही एक ने पूछा, क्या तुमने उसे अच्छी तरह देख लिया है? मैंने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ। क्या तुम उसकी बू सूंघकर उसका पीछा कर सकोगे? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं इस सिलसिले में एक अहम बात करना चाहता हूँ। उसके जिस्म की बू के साथ एक और मुस्तकिल बू गडमड हो गई है। वो कैसी बू है? एक अफसर ने पूछा। मैंने उस बू का तज्जिया किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव की बू है और बराबर उसके जिस्म से खारिज हो रही है। तमाम अफसरान चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या वो कैदी कोई फिल्म निगल कर बैठा हुआ है? मैंने कहा, अगर वो कोई फिल्म निगल जाता तो वो पेट में पहुंच जाती, लेकिन उसके जबड़े के करीब से फिल्म की महक खारिज हो रही है। 2 घंटे बाद मुझे फिर तलब किया गया। इस बार अफसरों का रवैया बदल गया था। उन्होंने मुझे अपने बराबर सोफा पर बिठाया। एक मुलाजिम ने नाश्ते की ट्रॉली लाकर मेरे सामने रख दी। उस वक्त मुझे याद आया कि मैं सुबह से भूखा हूं, यानी मुझे दुश्मन समझकर भूखा रखा गया था और अब दोस्त समझकर खातिर मदारत की जा रही थी। नाश्ते के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि भवानी शंकर का एक्सरे फोटो लिया गया था, जिससे पता चला कि उसने अपने जबड़े के पास 1 इंच लंबी कोई चीज छुपा रखी है। पहले तो उसे समझाया गया कि वो चीज निकालकर उनके हवाले कर दे, मगर वो इनकार करता रहा। आखिर उसे इंजेक्शन के जरिए बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया गया। फिर ऑपरेशन के जरिए वो माइक्रोफिल्म वाला कैप्सूल बरामद कर लिया गया। ये सब कुछ बताने के बाद एक अफसर ने कहा, तुम हैरत अंगेज सलाहियत के मालिक हो। इंसानों के मुख्तलिफ बू भी पहचानते हो और जिस्म के अंदर छुपी हुई किसी चीज की महक को भी पहचान लेते हो। क्या तुम बू का तज्जिया करने की मश्क करते रहे हो? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। ये मेरी पैदाइशी आदत है। ख्वाह कितनी ही किस्म की खुशबू या बदबू आपस में गड़मड़ हो जाए, मैं उन्हें अलग अलग पहचान लेता हूँ। फिर वो मुझसे मेरी पिछली जिंदगी और मौजूदा मसरूफियात के मुतल्लिक सवालात करते रहे और मैं उन्हें जवाबात देता रहा। इस दौरान हमारे दरमियान काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई। एक अफसर तो दोस्त की हद तक बेतकल्लुफ़ हो गया। वो मेरे साथ शबाना होटल में आया। होटल के अहाते में पिछली रात से मेरी कार खड़ी थी। उस कार में मैं सामी के साथ डिनर के लिए आया था। उसे देखते ही सामी की याद बुरी तरह सताने लगी। उस अफसर ने, जिसका नाम शहबाज खान था, मुझे उदास देखकर पूछा, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है? मैंने एक आह भरकर कहा, सामी याद आ रही है। क्या वही लड़की जो पिछली रात हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो गई है? वो फरार नहीं हुई, दुश्मन उसे जबरन ले गए हैं। बात एक ही है, यानी वो जा चुकी है। जो छोकरी हाथ से निकल गई है उसका अफसोस ना करो। सामी से आगे छोकरियां और भी हैं। बोलो, कितनी छोकरियों की जरूरत है? मेरी जान, तुमने आज वो कारनामा दिखाया है कि क्राइम ब्रांच के किसी रिकॉर्ड में ऐसे कारनामे की मिसाल नहीं मिलती। कमाल है, तुम सूंघने की आदत से एक्सरे मशीन की तरह इंसान के जिस्म के अंदर पहुंच जाती हो। अब मैं तुम्हें आवारा भटकने नहीं दूंगा, तुम्हें एक काम का आदमी बनाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस सलाहियत से खुद को और अपने मुल्क को किस तरह फायदा पहुंचा सकती हो। क्या तुम हमारे डिपार्टमेंट में काम करना पसंद करोगे? मैंने जवाब दिया, काम करने के 2 मकासद होती हैं। एक मकसद ये होता है कि काम का अच्छा खासा मुआवजा हासिल किया जाए, लेकिन खुदा के फजलो करम से मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं मुआवजा के लालच में कहीं काम नहीं करूंगा। दूसरा मकसद यह है कि मुल्क की तामीर और तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाए। इस सिलसिले में भी मैं मुस्तकिल मुलाजमत नहीं करूंगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके काम आता रहूंगा। ये तुम मुझे आप क्यों कहते हो? भाई, ये तकल्लुफ़ ख़त्म करो, हम आपस में भाई हैं। मैंने बेतकल्लुफ़ी से उसके शाने पर हाथ रख दिया। अच्छी बात है, आज से हम बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं। अब बताओ कि फिर कब मुलाकात होगी? आज रात को इसी होटल में ठीक 8 बजे, डिनर मेरी तरफ से। ओके। मैंने उसे मुसाफिया किया और कार का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग पर बैठ गया। वहां बैठते ही अकब-नुमा आईने में एक हसीना नजर आई। वो होटल के बरामदे में खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। मैंने शहबाज खान से कहा, शहबाज, जरा इस आईने में देखो, तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएंगी। शहबाज ने यूं दीदे फाड़ फाड़ कर देखा जैसे वाकई आंखें रोशन हो रही हों। उसने मुझे आंख मारते हुए कहा, गजब की छोकरी है, इसे मैं कई बार इस होटल में देख चुका हूं। यह जितनी हसीन है उतनी मगरूर भी है। इसे देखना फजूल है दोस्त, ये हमारे आगे घास नहीं डालेगी। अच्छा, मैंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि यहां तुम्हारे सूंघने की सलाहियत काम नहीं आएगी।
ये दुरुस्त है कि मेरी सलाहियत काम नहीं आएगी, लेकिन अपनी शख्सियत भी तो कोई चीज़ है। क्या तुम खुद को गुलफाम समझते हो? मैं गुलफाम तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा गया गुजरा भी नहीं। तुम शाम तक मौका दो, आज रात ये डिनर टेबल पर हमारे साथ होगी। मैं कार को बैक करके पार्किंग एरिया से निकालने लगा। उसी वक्त वो तेजी से चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। मैं समझ गया कि वो लिफ्ट लेना चाहती है। मुझे इतनी जल्दी कामयाबी की तवक्को नहीं थी। मैंने कार रोक दी और मुस्कुराकर शहबाज को देखने लगा। शहबाज ने फौरन ही करीब आकर पूछा, फरहाद, मालूम होता है कि इससे पुरानी जान पहचान है, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। वो हसीना बिल्कुल करीब आकर कह रही थी, मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? ज़रूर, मैंने कहा। आप कहाँ जाएंगी? समनाबाद। ये कहकर वो कार की पिछली तरफ से घूमती हुई अगली सीट के दरवाजे पर आ गई। मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। शहबाज को यकीन हो गया कि वो हसीना मेरे लिए कतई अजनबी थी, सिर्फ मजबूरी के तहत लिफ्ट मांगने आई थी। उसने एक सर्द आह भरकर कहा, अच्छा फरहाद, विश यू गुड लक। मैंने मुस्कुराते हुए कार को पार्किंग एरिया से निकाला और ड्राइव करता हुआ होटल के कंपाउंड से बाहर आ गया। उस हसीना ने मुझसे लिफ्ट ली थी। अब उससे लिफ्ट लेने के लिए ज़रूरी था कि मैं उसकी सोच के ज़रिए उसके मिजाज को और उसके किरदार को समझता। ये समझने के बाद ही मुझे पता चलता कि वो आज शाम की दावत कबूल करेगी या नहीं। वो हसीना खामोश बैठी विंड स्क्रीन के पार देख रही थी और सोच रही थी, मर्दों की आदत होती है कि लड़की को तन्हा पाकर इश्क करने लगते हैं, इसलिए मुझे ज़रा इंतज़ार करना चाहिए। ये शख्स खुद ही कोई बात छेड़कर मुझसे लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा। मैंने कनखियों से उस पर एक नज़र डाली। एक नज़र में अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि इतनी हसीन लड़की मुझसे क्या चाहती है। उसकी पलकें झुकी हुई थी, इसलिए मैं उन आंखों को नहीं देख सका। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। वो सोच रही थी, बहुत देर हो गई, ये शख्स मेरी तरफ माइल नहीं हो रहा, मुझे अपनी कोठी तक पहुंचने से पहले ही इसे अपनी तरफ माइल करना चाहिए। ये सोचकर वो अपनी सीट पर ज़रा सीधी होकर बैठ गई। फिर उसने पूछा, क्या ये आपकी कार है? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराकर बोली, आपके हुलिये से पता नहीं चलता कि आप कार के मालिक हैं। आप बुरा ना मानिएगा, जो बात मेरे दिल में थी मैंने कह दी। बुरा मानने की क्या बात है, वाकई मेरा हुलिया ऐसा है। पिछली रात से मैं एक परेशानी में मुब्तला हूं, इसलिए ना शेव करने की फुर्सत मिली, ना ही लिबास तब्दील कर सका। वो सोचने लगी, मालूम होता है कि इंटेलिजेंस वालों ने पिछली रात इसकी ऐसी हजामत की है कि हुलिया बिगाड़ दिया। मैं उसकी सोच पढ़कर चौंक गया। वो हसीना जानती थी कि मैं पिछली रात से इंटेलिजेंस वालों के रहमो करम पर था। अब सोचने की बात यह थी कि उसे ये बात कैसे मालूम हुई। क्या भवानी शंकर की टीम से इसका कोई ताल्लुक है? मैं उस हसीना से यूं मोहतात हो गया जैसे मेरे बराबर कोई नागिन कुंडली मारे बैठी हो और अब तब में मुझे डसने ही वाली हो। वो कहने लगी कि मुझे अफसोस है, आप पिछली रात से परेशान हैं। आप बिला तकल्लुफ बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि समनाबाद तक लिफ्ट मांगकर मैंने आपको मजीद परेशान किया। जी नहीं, मैंने बेतकल्लुफी से कहा। आप जैसी हसीन औरत की मौजूदगी में परेशानी नहीं होती बल्कि राहत मिलती है। वो मुस्कुराकर बोली, अगर मेरे साथ रहने से आपको राहत मिलती है तो फिर आप मेरी कोठी में चलें, मैं तन्हा रहती हूँ। वहाँ आप शेव करें, गुस्ल करें, फिर मैं आपको गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाऊंगी, आपकी थकन और परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने शौकी से कहा, मेरी थकन और परेशानी कॉफ़ी से नहीं विस्की से दूर होती है। अच्छी बात है, विस्की भी आ जाएगी। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो मुझे अपनी कोठी में ले जाने के लिए मेरी किसी बात से इनकार नहीं करेगी, इसलिए मैंने बेबाकी से कहा, ये आपकी अनायत है कि आप विस्की का इंतज़ाम कर देंगी, लेकिन मैं पीने के बाद बहकता हूँ। ऐसी हालत में मुझे सिर्फ रेशमी बाहें संभाल सकती हैं। वो शर्माने की एक्टिंग करने लगी और खामोशी से सोचने लगी, मैं तो तुम्हें ऐसा संभालूंगी कि तुम तमाम उम्र याद करोगे। कमबख्त, मुझे कोई सस्ती लड़की समझ रहा है। वैसे मुझे अब मोहतात रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये कोठी के अंदर पहुंचते ही दस्त दराजी शुरू कर दे। मैं वहां पहुंचते ही इसे कहूंगी कि वो बाथरूम में जाकर शेव बनाए। जब वो बाथरूम में जाएगा तो मैं ड्राइंग रूम में आकर टोनी और इदरीस को कॉल करूंगी कि एक काम का आदमी हाथ आया है, वो दोनों यहाँ आकर इसे संभालें। मेरा ख्याल है कि मेरी कॉल सुनते ही वो आध घंटे में पहुंच जाएंगे। इतनी देर तक मैं इसे बातों से बहलाती रहूंगी। उसके ख्यालात पढ़कर यह मालूम हो गया कि वाकई वो अपनी कोठी में तन्हा रहती है। उसके साथ अभी कोठी के अंदर जाने में कोई खतरा नहीं। मैं खतरे से पहले ही उससे निमट लूंगा। समनाबाद पहुंचकर वो मुझे बताने लगी कि किन रास्तों से गुजरना है। फिर एक छोटी सी खूबसूरत सी कोठी के सामने उसने कार रुकवा दी। मैं कार से उतरकर कोठी के नंबर को ज़हन नशीन करता हुआ उसके साथ लॉन में आया। वहां चारों तरफ देखते हुए मैंने कहा,
हमारे मुल्क की लड़कियां ऐसी शानदार कोठियों में तन्हा नहीं रहती हैं, उनका कोई सरपरस्त या निगरां जरूर होता है। जी हाँ, मेरे बड़े भाई मेरे सरपरस्त हैं, वो पिंडी में रहते हैं, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो खामोश होकर अपने भाई के मुतल्लिक सोचने लगी। आह, भाईजान ने हमारे लिए मुल्क से गद्दारी की, इतनी दौलत भी जमा की, और अब ना जाने कैसी मोहताजी और बेबसी की जिंदगी गुजार रही हैं। जब तक वो कमबख्त भवानी शंकर आज़ाद नहीं होगा, उस वक्त उसके आदमी भाईजान को कैद ही रखेंगे। उसकी सोच पढ़कर मैं उलझ गया। उस वक्त वो और उसका भाई मजलूम नजर आ रहे थे। भाई भवानी शंकर के आदमियों की कैद में था। वो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर यहाँ लाई थी। मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। एक बेडरूम में पहुंचकर हसीना ने अपने मंसूबे के मुताबिक कहा, ये बाथरूम है, यहाँ शेव करने और गुस्ल करने का तमाम सामान मौजूद है, आप अंदर जाएं, मैं उतनी देर में आपके लिए विस्की तैयार करती हूँ। जो नशा तुम में है वो विस्की में नहीं हो सकता। अब बाहर कहाँ जाओगी? मैं दरवाजे को बंद कर देता हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतनी सस्ती लड़की नहीं हूँ। सस्ती हो या महंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं महंगी जवानी भी खरीद लेता हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की की मजबूरियों से फायदा नहीं उठाता। इस वक्त तुम एक मजबूर लड़की हो। अपने भाई को भवानी शंकर के आदमियों से छुड़ाने के लिए मुझे एक नई मुसीबत में गिरफ्तार कराने यहाँ लाई हो। वो शदीद हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी और ये सोचकर घबराने लगी कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ कैसे हो गया। वो हकलाकर कहने लगी, तुम मेरे भाई को जानते हो, भवानी शंकर को जानते हो? हाँ, कल रात तुम इंटेलिजेंस वालों की कैद में थे। भवानी शंकर भी वहां कैद है, तुम उससे जरूर मिले होगे। बताओ, खुदा के लिए बताओ, उसे कहाँ कैदी बनाकर रखा गया है? वहां कितने पहरेदार हैं? उनकी ड्यूटी के औकात क्या हैं? क्या तुम उसे वहां से निकाल कर ला सकते हो? हाँ, ला सकता हूं, और तुम्हारे भाईजान को भी भवानी शंकर के आदमियों से निजात दिला सकता हूं। वो कैसे? उसने खुश होकर अपने दोनों हाथ मेरे शानों पर रख दिए। इस तरह वो मेरे बहुत करीब आ गई। मैंने मजीद करीब होकर उससे झूठ कहा। मैंने भवानी शंकर की जुबान से सुना था कि एक शख्स को उसके आदमियों ने यरगमाल के तौर पर कैद किया है और उसकी बहन को मजबूर कर रही हैं कि वो भवानी शंकर को आज़ाद कराने के सिलसिले में एक जासूसा के फ़राइज़ अंजाम दे। वो जल्दी से बोली, तुम ठीक कह रहे हो, मैं वही हूँ, मुझसे मुखबरी के लिए काम लिए जा रही हैं। वो कहते हैं कि मेरे भाईजान की गलती के बायस भवानी शंकर गिरफ्तार हो गया है। तुम्हारे भाईजान का नाम क्या है? अहमद शेख। वो पिंडी में रहते हैं और सेक्रेटेरिएट में एक बहुत बड़े ओहदे पर काम कर रहे थे। अहमद शेख का नाम सुनते ही मेरे तेवर बदल गए। वो तो मेरे मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार था। उसने भवानी शंकर वगैरह को पनाह दी थी। मैंने अपने गुस्से को जब्त करते हुए जरा खुश होकर कहा, अच्छा, तो तुम अहमद शेख की बहन हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अहमद शेख अपना कोई राज मुझसे नहीं छुपाता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो दुश्मन मुल्क के एजेंटों को अपने यहाँ पनाह देता है और उन्हें तखरीबी कार्रवाइयों के लिए हर तरह की सहूलतें पहुंचाता है। अक्सर मामलात में मैं भी अहमद शेख का साथ देता हूं। उधर पिछले 15 दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई। अब तुमसे पता चल रहा है कि वो तुम्हारा भाई है और इस वक्त उन्हीं लोगों की कैद में है जिन्हें पनाह दिया करता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भवानी शंकर गलत फहमी का शिकार हो गया है। वो कहता है कि मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हो गया है। इस गलती की तलाफी इस तरह हो सकती है कि मैं उनकी आलायकार बन जाऊं। इस सिलसिले में मैं तुम्हें यहाँ फांस कर लाई हूं। तुमने कैसे समझ लिया था कि मैं तुम्हारे काम का आदमी हूं? पिछली रात तुम सलमा कादिर के साथ शबाना होटल में आए थे। मैं भवानी शंकर के आदमियों के साथ वहां मौजूद थी। मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हें इंटेलिजेंस का एक आदमी मैनेजर के कमरे में ले गया। उधर भवानी शंकर के 2 आदमी मेन स्विच ऑफ करके सलमा कादिर को अपने साथ ले गए। अभी थोड़ी देर पहले शबाना होटल के पार्किंग एरिया में तुम्हें देखते ही मैंने पहचान लिया। वहां मेरे साथ टोनी खड़ा हुआ था। उसने बताया कि तुम पिछली रात इंटेलिजेंस वालों की हिरासत में थे। हो सकता है कि उन लोगों ने भवानी शंकर की असलियत जानने के लिए तुम्हें उससे मिलाया हो। यही मालूमात हासिल करने में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। टोनी ने कहा था कि यहाँ पहुंचकर मैं फ़ोन पर उसे इतला दूं। वो इदरीस के साथ यहाँ आएगा और तुमसे पिछली रात की तमाम बातें उगलवाएगा। लेकिन तुमने तो खुद ही तमाम बातें उगल दी हैं। अब तुम बताओ कि भवानी शंकर की गलतफहमी कैसे दूर करोगे? उसकी गलतफहमी दूर होगी तब ही भाईजान को रिहाई नसीब होगी। तुम्हारे भाईजान वहां से रिहा होकर भी आज़ादी की सांस नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस वाले उन्हें भी तलाश कर रहे होंगे। ये मैं जानती हूँ। भाईजान अब इस मुल्क में नहीं रहेंगे। भवानी शंकर को जब भी फरार का मौका मिलेगा वो भाईजान को अपने साथ ले जाएगा और तुम यहाँ तन्हा रहोगी। नहीं, मैं तमाम जायदाद फरोख्त करने के बाद यूके चली जाऊंगी।
मैंने कहा, गद्दारों के लिए हर जगह जमीन तंग हो जाती है। तुम लोग जहां भी जाओगे, इस मुल्क के जासूस तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। भवानी शंकर और अहमद शेख तो इसी मुल्क में कुत्ते की मौत मरेंगे। अब तुम बताओ कि तुम कहाँ मरना पसंद करोगी। वो ताज्जुब से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे आपके बदले हुए तेवर से डर लग रहा है। तुम मेरी तरफ देखो। आखिरी फिक्रा मैंने ऐसे तहक्काना अंदाज में अदा किया कि उसका सर एक झटके से उठ गया। उसने मुझे देखा। उस वक्त मेरी आंखें अंगारा हो रही थीं और उसकी निगाहों को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। वह बिल्कुल साकित हो गई, सहरज़दा सी होकर मुझे देखने लगी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। अब वो सिर्फ मेरी शख्सियत के मुतल्लिक सोच रही थी। इसकी नज़रें कितनी जालिम हैं, तेज़ खंजर की तरह दिल में उतर रही हैं। हाय, इसकी नज़रें कितनी मेहरबान हैं। अब मैं इसके मुतल्लिक ना सोचूं तो और किसके मुतल्लिक सोचूं? अब तो हर तरफ सिर्फ यही नजर आ रहा है। ये दुरुस्त है, मेरी आंखों की गिरफ्त में आने के बाद सिर्फ मैं ही उसे नजर आ रहा था। मैंने भारी भरकम आवाज में कहा, तुम्हारे सामने इस दुनिया का कोई नज़ारा नहीं, सिर्फ तुम्हारी निगाहों में मैं हूं। हाँ, सिर्फ तुम मेरी निगाहों में हो। तुम्हारे दिमाग से तमाम सोचें मिटती जा रही हैं, सिर्फ मेरी सोच है। हाँ, सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम्हारे कान इस दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुन रहे, सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रही हैं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन रही हैं। अब तुम मेरी महकूम हो, मेरे हुक्म की तामील करती रहोगी। मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करती रहूंगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा गद्दार भाई उन दुश्मनों के हाथों मारा जाए जिन्हें वो पनाह देता रहा है। तुम क्या चाहती हो? मैं वही चाहती हूं जो तुम चाहते हो। अच्छी बात है। अब ये बताओ कि भवानी शंकर की टीम में टोनी क्या किरदार अदा कर रहा है? वो दरमियान का आदमी है, मेरा पैगाम भाईजान तक पहुंचाता है और भाईजान का पैगाम मेरे पास लाता है। इसके अलावा भवानी शंकर को आज़ाद कराने की कोशिशें करता रहता है। अच्छा, अब टेलीफोन के पास चलो और टोनी को कॉल करो। वो सहरज़दा सी होकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। मैं उसके साथ चल रहा था। वो पलकें नहीं झपक रही थी। मैंने उससे कहा, टोनी से राब्ता कायम होने के बाद जो बातें तुम्हारे दिमाग में आती रहें वही कहती जाना। क्या तुम्हें टोनी का फ़ोन नंबर याद है? नहीं, अभी मेरे दिमाग से सब कुछ मिट गया है। मैं हुक्म देता हूं कि सोफ़ा पर बैठ जाओ और टोनी का फ़ोन नंबर याद करो। अब से तकरीबन आध घंटा पहले उसने तुम्हें किस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा था? वो टेलीफोन के करीब सोफ़ा पर बैठ गई। चंद लम्हों तक सोचती रही, फिर रिसीवर उठाकर टोनी से राब्ता कायम करने लगी। अब मैं उसके जहन में झांकने लगा था। मैं चाहता था कि उसकी सोच में बोलता रहूं और वही बातें वो टोनी से फ़ोन पर बोलती रहे। इसीलिए मैंने उसे कहा था कि जो बातें तुम्हारे दिमाग में आती रहें वही बोलती चली जाओ। राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से टोनी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो। जवाब में वो बोली, हेलो, मैं रोजीना बोल रही हूँ। तुम टोनी हो ना? हाँ, मैं टोनी हूँ। क्या उस आदमी को कोठी में ले आई हो? मैंने रोजीना की सोच में कहा, हाँ, वो शख्स मेरे बेडरूम में है। मगर तुम इदरीस के साथ यहाँ ना आना, मैं अपने तौर पर एक गेम खेल रही हूँ। कैसा गेम? टोनी ने पूछा। रोजीना फिर मेरी सोच के मुताबिक कहने लगी, ये शख्स जो मेरे बेडरूम में है मेरे बहुत काम का आदमी है। इसने मुझे बताया है कि भवानी शंकर इस वक्त कहाँ है। कहाँ है? टोनी की जोशीली और जज्बाती आवाज़ सुनाई दी। रोजीना बताओ, हमारा लीडर कहाँ है? ज्यादा तफसील में ना जाओ, वक्त बर्बाद ना करो, फौरन बताओ। सॉरी, मैं फौरन नहीं बता सकती। पहले मेरी एक शर्त सुन लो। मैं अपने भाई अहमद शेख को तड़प तड़प कर मरते देखना चाहती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो? तुम अब तक अपने भाईजान की खातिर जान देने के लिए तैयार थी, इसलिए तुम हमारे हर हुक्म पर अमल कर रही थी। अब अचानक ही तुम भाई के खिलाफ कैसे हो गई? ऐसी क्या बात है कि तुम उसकी दुश्मन बन गई हो? पहले मैं नादान थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि भाईजान मर जाएंगे तो उनकी तमाम जायदाद मेरे हिस्से में आ जाएगी। अब मुझे अकल आ गई है। तुम्हें अकल नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी खोपड़ी उलट गई है। हमने मसलहतन अहमद शेख को कैदी बनाकर रखा है, लेकिन हम उसकी जान के दुश्मन नहीं हैं। वो हमारे बहुत काम का आदमी है। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो कि हम किसी मजबूरी के तहत उसकी जान ले सकती हैं। ये कितने शर्म की बात है कि तुम अपने भाई से गद्दारी कर रही हो। जब भाईजान को अपने मुल्क से गद्दारी करते शर्म नहीं आती तो मुझे उनसे गद्दारी करते हुए क्यों शर्म आएगी? तुम फजूल बातों में खुद ही वक्त ज़ाय कर रहे हो। काम की बात करो। भवानी शंकर तक पहुंचना चाहते हो तो भाईजान को मेरी कोठी में ले आओ और यहाँ मेरी निगाहों के सामने उन्हें अजियतें देकर मारो। तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम लोगों की नज़रों में भवानी शंकर की जिंदगी ज़्यादा अहम है या अहमद शेख की? टोनी ने जवाब दिया, अपने फ़राइज़ के पेश नज़र हमारे लीडर की ज़िंदगी अहम है।
तुम जानती हो कि इस मुल्क के कितने अहम राज लीडर के पास महफूज हैं। हम हर हाल में यही चाहेंगे कि लीडर उन राजों के साथ सही सलामत यहाँ से निकल जाए। टोनी वगैरह को पता नहीं था कि उनके लीडर को ऑपरेशन करके वो तमाम राज निकाल लिए गए हैं। मैंने मुस्कुराकर रोजीना की सोच में कहा, तो फिर तुम्हें यही फैसला करना चाहिए कि भाईजान मर जाएं और भवानी शंकर सही सलामत यहाँ से चला जाए। टोनी ने कुछ सोचते हुए कहा, हम कैसे यकीन करें कि अहमद शेख के मरने के बाद तुम भवानी शंकर तक हमारी सही रहनुमाई करोगी? ये तो मैं अभी तुम्हें बताई देती हूँ। भवानी शंकर इस वक्त पुलिस अस्पताल के स्पेशल वार्ड कमरा नंबर 10 में है। तुम मेरी इस इतला की तस्दीक कर लो। वैसे वहाँ सख्त पहरा है, वहाँ संभल कर जाना। तुम मेरी फिक्र न करो। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ पर कैसे भरोसा कर लिया? अगर मैं भवानी शंकर तक पहुँचने के बाद तुम्हारे भाई को हमेशा के लिए ख़त्म ना करूँ तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? टोनी, मैंने भवानी शंकर के मुतल्लिक सिर्फ इतना बताया है कि वो अस्पताल में है, लेकिन मैंने वहाँ पहरा देने वालों की एक ज़बरदस्त कमज़ोरी नहीं बताई है। अगर वो कमज़ोरी मैं तुम्हें बता दूं तो तुम बड़ी आसानी से अपने लीडर को वहाँ से निकाल लाओगे। क्या तुम सच कह रही हो? अस्पताल जाओ, मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। अच्छी बात है, अभी मैं दोबारा तुम्हें फ़ोन करूँगा। दूसरी तरफ उसने रिसीवर रख दिया। मैंने रोजीना से कहा कि जब तक मैं उसे मुखातिब ना करूँ वो खामोश बैठी रहे। वो चुपचाप बैठी सामने दीवार की तरफ देखती रही। मैं एक सोफ़ा पर आराम से बैठकर टोनी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, रोजीना के बेडरूम में जो शख्स है उसी ने रोजीना को भवानी शंकर के मुतालिक बताया है, लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि हमारा लीडर अस्पताल में है? हाँ, उसे मालूम हो सकता है क्योंकि वो भी इंटेलिजेंस वालों की कैद में था। शायद हमारा लीडर बीमार है, उसने उसे बीमार देखा होगा। शायद उसके सामने उसे अस्पताल ले गए होंगे और उस शख्स ने पहरा देने वालों की किसी खास कमजोरी को खास तौर से नोट किया होगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, रोजीना और उस अजनबी पर भरोसा करना होगा और उन पर कड़ी नज़र रखना होगी। अगर उन्होंने धोखा दिया तो मैं रोजीना के बेडरूम को टाइम बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये सोचकर उसने आवाज़ दी, यूसुफ यहाँ आओ। चंद लम्हे बाद यूसुफ की आवाज़ सुनाई दी। टोनी उसे हदायत देने लगा कि वो एक टाइम बॉम्ब लेकर रोजीना की कोठी में जाए और उस टाइम बॉम्ब को कोठी में काम करने वाली मुलाजमा के हवाले कर दे। मुलाजमा किसी काम के बहाने जाएगी और रोजीना के पलंग के नीचे छुपा देगी, लेकिन यह उसी वक्त होगा जब इस कोठी में या कोठी के आसपास रोजीना और उस अजनबी के अलावा कोई तीसरा शख्स या कोई पुलिस का आदमी पाया जाएगा। यानी टोनी का मंसूबा यह था कि अगर मैं उस कोठी में रोजीना के साथ तन्हा रहूंगा तो उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा। वो और इदरीस मुझसे निमट लेंगे। अगर कोई पुलिस का आदमी हो और उनके लिए कोई लंबा जाल फैलाया गया हो तो वह टाइम बॉम्ब के जरिए मुझे और रोजीना को ख़त्म कर देंगे। और अगर मेरी तरफ से कोई धोखा ना हुआ तो रोजीना की शर्त के मुताबिक अहमद शेख को मार डालेंगे और आइंदा मुझसे दोस्ती कायम रखेंगे। मैं टोनी की तमाम प्लानिंग को अच्छी तरह समझ रहा था और सोच रहा था कि मुझे किस तरह अपना बचाव करना चाहिए। आध घंटे बाद टोनी का एक आदमी अस्पताल से वापस टोनी के पास पहुंचा और इस इतला की तस्दीक कर दी कि इंटेलिजेंस वालों का एक कैदी नंबर कमरा नंबर 10 में है और उसका नाम महमूद हसन है। टोनी को यकीन आ गया क्योंकि भवानी शंकर ने इस मुल्क में आकर अपना नाम महमूद हसन रख लिया था। ये नाम सुनते ही वो समझ गया कि उसका लीडर अस्पताल के कमरा नंबर 10 में है। अब वो बेचैनी से सोच रहा था कि वो किस तरह जल्द से जल्द अपने लीडर को अस्पताल से निकाल कर ला सकता है। यूसुफ नाम के जिस आदमी को उसने टाइम बॉम्ब देकर कोठी में भेजा था, उसने वो टाइम बॉम्ब सर्वेंट क्वार्टर में ले जाकर मुलाजमा को दे दिया और टोनी को जाकर रिपोर्ट दे दी कि कोठी के आसपास कोई पुलिस का आदमी नहीं। मुलाजमा भी कोठी के अंदर आकर ये देख चुकी थी कि वहां सिर्फ उसकी मालकन एक अजनबी के साथ सोफे पर बैठी हुई है और कोई तीसरा शख्स वहां मौजूद नहीं। अब टोनी हर तरह से मुतमईन होकर हमारी तरफ आ रहा था। मैंने रोजीना से कहा, तुम पलकें नहीं झपक रही हो, तुम्हें पलकें झपकना चाहिए। वो मुसलसल पलकें झपकने लगी। मैंने कहा, इस तरह नहीं, ठहर ठहर कर। आम हालात में जिस तरह वक्फे वक्फे से पलकें झपकाई जाती हैं उसी तरह वक्फे का ख्याल रखो ताकि कोई ये ना समझ सके कि तुम सहरज़दा हो या तुम पर तनवीमी अमल किया गया है। वो निहायत इत्मीनान से ठहर ठहर कर पलकें झपकाने लगी। मैंने कहा, मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सही जवाब दोगी। मैं सही जवाब दूंगी। इससे पहले तुम्हारी जिंदगी में कितने मर्द आ चुके हैं? एक भी नहीं। मैं किसी मर्द से शिकस्त नहीं खाना चाहती। ये सोचकर मेरे गुरूर को ठेस पहुंचती है कि कोई मुझे जेर करेगा। वो दुरुस्त कह रही थी। मामूला बनकर मुझसे झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने एक उंगली से ठोड़ी को छूकर उसके सर को उठाया। वो मेरी महकूम थी। मेरी शख्सियत के सामने अपने गुरूर को भूल गई। मैंने कहा, अपने ज़हन को आज़ाद छोड़ दो
और आज़ादी से सोचो कि तुम क्या महसूस कर रही हो। वो मेरे हुक्म के मुताबिक अमल करती हुई सोच रही थी। आह, मैं नहीं चाहती कि ये आहनी बाजू मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर बेबस कर दें, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इन बाजुओं की गिरफ्त से निकलने की जिद्दोजहद करूं। उफ, मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती कि एक मर्द इस तरह मुझ पर हावी हो जाए। हाय, मेरा गुरूर क्या हुआ। नहीं, असल बात यह है कि जिस बात का तजुर्बा ना हो उसके लिए ख्वामखा गुरूर नहीं करना चाहिए। वो सोच रही थी। मैं इससे आगे ना बढ़ सका क्योंकि उसी वक्त कोठी के बाहर एक कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, शायद टोनी आ गया है। मुझे अफसोस है कि तुम ख्यालों के तलिस्म कदे में ज्यादा देर ना रह सकी। कोई बात नहीं। मेरी बात खत्म होते ही दो शख्स ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मैंने सोच के जरिए रोजीना को हुक्म दिया, आने वालों से मेरा तारुफ कराओ। रोजीना उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ इशारा करती हुई टोनी से बोली, टोनी, ये मेरे फ्रेंड हैं। इनका नाम? मैंने सोच के जरिए बताया कि मेरा नाम फरहाद है। वो कहने लगी, इनका नाम फरहाद है और फरहाद ये टोनी है और ये इदरीस। उन दोनों ने मुझसे मुसाफिया किया। टोनी ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम पर एतमाद करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस कोठी की तलाशी लें। बेशक, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा जवाब सुनकर वो दोनों मुख्तलिफ कमरों में ये देखने चले गए कि शायद वहाँ कोई मेरा मददगार छुपा हुआ हो। वापिस आकर टोनी ने हैरत से कहा, ताज्जुब है, तुम यहाँ बिल्कुल तन्हा हो। क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि हम तुम्हें तन्हा पाकर अपनी ताकत से या रिवॉल्वर वगैरह के जरिए बेबस कर सकती हैं? मैंने जवाब दिया, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है कि उसके आगे तुम सब बेबस हो, और वो ताकत है मेरी मालूमात। मैं अपनी मालूमात के जरिए तुम्हारे लीडर को अस्पताल से निकाल कर ला सकता हूँ। तुम उसे कब तक वहां से ला सकते हो? मैंने कहा, अभी वो सख्त बीमार और जख्मी है। अगर तुम लोग किसी आरामदेह गाड़ी का इंतजाम करोगे तो आज रात ही हम उसे ले आएंगे। हम इंतजाम कर लेंगे, मगर इस बात की क्या जमानत है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे? मैं अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिला सकता, इसलिए मैं यही कहूंगा कि फिलहाल मुझ पर अंधा एतमाद ना करो। दूर ही दूर से तमाशा देखो कि मैं किस तरह तुम्हारे लीडर को अस्पताल से लेकर आऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा एक ड्राइवर होगा। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे लीडर को पहुंचा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं भी तुम्हारे लीडर के साथ सरहद पार करना चाहता हूं। तुम सरहद पार क्यों जाना चाहते हो? इस मुल्क को छोड़ने की कुछ ऐसी वजूहात हैं, मैं अभी नहीं बता सकता। और तुम पूछकर क्या करोगे? तुम सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखो। अच्छी बात है, तुम्हारी शर्त पूरी कर दी जाएगी। तुम महज वादा करते हो। अभी तुमने रोजीना से वादा किया था कि अहमद शेख को यहां लाओगे और उसे तड़पा तड़पा कर मारोगे। हम अभी अपना वादा पूरा कर सकते हैं, लेकिन अहमद शेख को यहां अजियतें दी जाएंगी तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा। उसकी चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे और इस तरह हम कानूनी गिरफ्त में आ जाएंगे। वो दुरुस्त कह रहा था। मैं सोचने लगा। उसने कहा, हमने अहमद शेख को जहां कैद किया है वहीं उसे हलाक कर सकती हैं। हम कैसे यकीन करें कि तुम सचमुच उसे हलाक करोगे? फिर यह कि रोजीना अपने भाई को अजियतें बर्दाश्त करते और तड़पते देखना चाहती है या सुनना चाहती है? हाँ, एक तदबीर है। तुम जहां उसे हलाक करना चाहते हो, क्या वहां टेलीफोन है? हाँ, टेलीफोन है, मगर इससे क्या होगा? मैंने जवाब दिया, उस टेलीफोन के जरिए रोजीना अपने भाई की चीखें सुन सकती है। तुम वहां पहुंचकर इस फोन नंबर पर रिंग करो। यहां रोजीना रिसीवर उठाएगी। उसी वक्त तुम अहमद शेख की हजामत शुरू कर देना। टोनी ने कुछ हैरानी और कुछ बेजारी से पूछा, मेरी समझ में नहीं आता कि रोजीना ऐसा क्यों चाहती है। क्यों रोजीना, तुम खामोश क्यों हो? मैं फौरन ही रोजीना के दिमाग में बोलने लगा। वो जुबान से वही बातें कहने लगी। भाईजान को तड़प तड़प कर मरते देखकर मुझे सुकून मिलेगा। अगर ये नज़ारा ना देख सकी तो कोई बात नहीं, कम से कम उनकी आखिरी चीखें तो सुन सकूंगी। वैसे तुम इस सिलसिले में बहस क्यों करते हो? फरहाद के मशवरे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखनी चाहिए। अच्छी बात है, टोनी ने इदरीस के साथ बाहर जाते हुए कहा। मैं अभी तुम्हारे भाई के पास पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। वो दोनों बाहर चले गए। मैंने कहा, आओ हम ख्वाबगाह में चलें। मैंने एक हाथ में टेलीफोन उठा लिया। सबसे पहले जरूरी था कि मैं दुश्मनों की भी खबर रखता। यह भी जरूरी था कि मैं इस अड्डे से वाकिफ हो जाता जहां अहमद शेख को छुपा कर रखा गया था। उस वक्त टोनी इदरीस से कह रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम फरहाद पर भरोसा कर सकते हैं? इदरीस ने जवाब दिया, फरहाद ने अस्पताल तक सही रहनुमाई की है, इसलिए मैं सोचता हूं कि किसी हद तक इस पर भरोसा करना चाहिए। लीडर को अस्पताल से लाते वक्त हम फरहाद के साथ नहीं रहेंगे। इससे कहा जाएगा कि वो फलां जगह लीडर को पहुंचा दे। उस वक्त तक हम इसकी निगरानी करते रहेंगे। जब यकीन हो जाएगा कि वो बिल्कुल तन्हा है, पुलिस वाले उसके साथ नहीं हैं और वो हमें धोखा नहीं दे रहा है, तो फिर हम उसे सरहद पार करने के सही मुकाम तक ले जाएंगे।
यही मैं भी सोच रहा हूँ। अब अहमद शेख का मसला रह गया है। हम लीडर की इजाज़त के बगैर अहमद शेख को हलाक नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूँ अहमद शेख इतने काम का आदमी है कि लीडर उससे नाराज़ हो जाने के बावजूद उसे हलाक करने की इजाज़त नहीं देगा। फिर क्या होगा? रोजीना की शर्त कैसे पूरी होगी? निहायत आसानी से हम अहमद शेख को तमाम हालात से बाखबर कर देंगे और उसे कहेंगे कि वो फ़ोन के रिसीवर के सामने बैठकर इतने दर्दो करब से चीखता रहे जैसे सचमुच उसकी जान निकल रही हो। आज शाम तक रोजीना और फरहाद को किसी तरह बहला कर रखना होगा और ये यकीन दिलाना होगा कि अहमद शेख मारा जा चुका है। हम किसी शख्स को हलाक करके उसका चेहरा बिगाड़ देंगे, उसे अहमद शेख के कपड़े पहना देंगे और उस लाश को रोजीना तक पहुंचा देंगे। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेटा हुआ उनके मंसूबों को पढ़ रहा था। उनकी धांधली और धोखेबाजी का इल्म होते ही मैं इदरीस के जहन को पढ़ने लगा, क्योंकि इस वक्त वो कार ड्राइव करता हुआ टोनी को उसी अड्डे की तरफ ले जा रहा था जहां अहमद शेख को छुपाया गया था। अब मैं उस जगह का सही पता मालूम करना चाहता था। मेरी ख्याल ख्वानी के इल्म को समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के उन हिस्सों को समझा जाए जिन्हें शऊर, लाशऊर और तहतल शऊर कहती हैं। जब हम पैदल चलते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो उस वक्त कभी शऊर, लाशऊरी तौर पर हमारी रफ्तार या ड्राइविंग दिमाग के कंट्रोल में होती है। अपने हम सफ़र से बातें करते रहती हैं, लेकिन दिमाग चुपके चुपके कहता रहता है कि किस रोड से गुजर रही हैं, अब मुल्तान रोड पर मुड़ रही हैं, आगे जाकर किस तरफ घूम जाना है। मुख्तसर ये कि दिमाग रहनुमाई करता रहता है। इसी तरह इदरीस का दिमाग कह रहा था कि वो किन रास्तों से गुजरता हुआ शदरा की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने एक वीरान से मकान के सामने कार रोक दी। मैंने उसकी सोच के जरिया उस मकान का मुकम्मल पता मालूम कर लिया। इसके बाद मैंने शहबाज खान से सोच का राब्ता कायम किया। उस वक्त वो दफ्तर में बैठा हुआ मेरे मुतल्लिक एक अफसर से गुफ्तगू कर रहा था और मेरी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहा था। मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसके फ़ोन के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होते ही मैंने कहा, हेलो शहबाज, मेरी आवाज़ पहचानो? उसने खुश होकर चीखते हुए कहा, अरे फरहाद, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं समनाबाद में हूँ। मेरे पहलू में वही हसीना है जिसके लिए तुमने मुझे चैलेंज किया था। क्या वाकई? उसने हैरानी से पूछा। यार, तुम इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो गई? कोई तिलिस्मी जड़ी बूटी सूंघा दी है क्या? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। मगर अब तुम काम की बात सुनो। तुम्हारे पास वतन दुश्मनों की जो फहरिस्त है, क्या उसमें अहमद शेख का नाम है? हाँ, वो तो सरे फहरिस्त है। वो पिंडी का रहने वाला है। पहले सेक्रेटेरिएट में एक आला ओहदे पर था, मगर अब कानून से भागता फिर रहा है। क्या तुम उसके मुतल्लिक कुछ जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं कि इस वक्त वो कहाँ छुपा हुआ है। उसके साथ दुश्मन मुल्क के चंद जासूस भी हैं। शहबाज की बेचैनी बढ़ गई। उसने कहा, फरहाद, वक्त ज़ाया ना करो, जल्दी बताओ वो तमाम दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं। मैं उसे उस मकान का मुकम्मल पता बताने लगा। उसे ये भी बता दिया कि बहुत मोहतात होकर उस मकान का मुहासरा किया जाए, क्योंकि वो लोग भी मुसल्ला होंगे। हो सकता है कि वो मुकाबले पर उतरें। मेरी बातें सुनने के बाद शहबाज ने उस फ़ोन का नंबर मुझसे लिया जो इस वक्त रोजीना के बेडरूम में रखा हुआ था। उसने कहा कि उस मकान पर रेड करने के बाद वो मुझसे दोबारा राब्ता कायम करेगा। मैंने रिसीवर रख दिया। अब मुझे ये मालूम करना था कि शहबाज से बातें करने के दौरान टोनी ने मुझे कॉल किया था या नहीं। ये मालूम करने के लिए मैं टोनी के दिमाग में झांकने लगा। उस वक्त मैं अहमद शेख से कह रहा था, शेख, अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें इस तरह चीखना चिल्लाना होगा जैसे तुम्हें ज़िबा किया जा रहा हो। फरहाद और रोजीना को इस बात का शुबा ना हो कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। अहमद शेख का जवाब टोनी के दिमाग से नशर होने लगा। वो कह रहा था, तुम फिक्र न करो टोनी, मेरी एक्टिंग पर उन्हें शुबा नहीं होगा। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन मेरी जान की दुश्मन बन गई है। टोनी ने कहा, दौलत और जायदाद के लिए बेटा बाप का गला काटता है और भाई भाई का खून करता है। तुम्हारी लाडली बहन भी यही कर रही है। यकीन करना चाहते हो तो रिसीवर उठाकर उसे कॉल करो, अभी पता चल जाएगा। यूं भी मैं अभी उसे कॉल करने वाला हूं, तुम उससे बातें करो। जब वो कहेगी कि वाकई तुम्हें तड़पते और मरता देखना चाहती है, तो उसी वक्त हम ड्रामा शुरू कर देंगे। अच्छी बात है। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैंने अपने करीब रखे हुए फ़ोन की जानिब देखा। चंद लम्हे बाद फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रोजीना से कहा, तुम्हारे भाई का फ़ोन है, रिसीवर उठाकर हेलो कहो। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से अहमद शेख की आवाज़ आई। वो रोजीना को लाडली बहन कहकर मुखातिब कर रहा था। मैंने रोजीना की सोच में कहा, खबरदार, मुझे बहन न कहना। मेरे वतन का दुश्मन मेरा भाई नहीं हो सकता। मैं तुम पर थूकती हूँ। रोजीना मेरी सोच के मुताबिक कहती जा रही थी। मेरी सोच के मुताबिक उसने थूक दिया।
इस पर अहमद शेख झिल्लाकर गालियां देने लगा। मैंने ख्याल की स्क्रीन पर देखा, टोनी ने अहमद शेख से रिसीवर छीन लिया। वो कह रहा था, रोजीना, मैं तुम्हारे भाई को इन गालियों का मजा चखाता हूं, अब तुम रिसीवर से इसकी चीखों पुकार सुनती रहो। ये कहते ही एक चटाक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे टोनी ने तमांचा मारा हो। अहमद शेख चीखने लगा। मैं समझ गया कि वो तमांचा नहीं था। 2 हाथ से इस तरह ताली बजाई गई थी कि फ़ोन पर तमांचे की आवाज़ मालूम हो। मैंने रोजीना के हाथ से रिसीवर लेकर मेज़ पर रख दिया। रिसीवर से अहमद शेख चीख रहा था, हाय मैं मर गया। उसकी गैरत मर रही थी। पहली बार उसकी गैरत उस वक्त मर गई थी जब वो गद्दार बनकर अपने मुल्क के अहम राज बेच रहा था। उसी वक्त मेज़ पर रखे हुए रिसीवर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि शहबाज खान ने रेड किया है, शायद किसी को गोली लगी थी। रिसीवर के करीब ही किसी की चीख सुनाई दी। रोजीना के हलक से भी एक चीख निकली। पैर दर पे फायरिंग से हमारी ख्वाबगाह यूं गूंज रही थी जैसे इसी ख्वाबगाह में फायरिंग हो रही हो। रोजीना पर किसी ने फायरिंग नहीं की थी, किसी ने उसे ज़िबा नहीं किया था, मगर उसने नज़रें झुका लीं। एक मगरूर लड़की ने हथियार डाल दिए। मैंने कहा, तुम आंखें बंद कर लो, आधे घंटे के बाद बेदार हो जाना। उसने हुक्म के मुताबिक आंखें बंद कर लीं। उस वक्त रिसीवर से भी फायरिंग की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। मैंने रिसीवर को क्रैडल पर रख दिया, फिर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चला गया। आध घंटे बाद मैं शेव करके और गुस्ल करके ताज़ा दम हो गया। बाथरूम से निकलकर बेडरूम में आया। रोजीना बेदार हो गई थी और मुलाजमा को बुलाकर पूछ रही थी कि मैं कहाँ चला गया हूँ। मैंने कमरे में आकर कहा, मैं यहाँ हूँ। वो कशमकश में मुब्तला थी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और मुलाजमा को गहरी निगाहों से देखने लगा। उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि उसके पास एक अदद टाइम बॉम्ब है। मुलाजमा कोठी के बाहर जा रही थी। मैं उसके पीछे जाते हुए उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो यूसुफ के मुतल्लिक सोच रही थी, वही यूसुफ जो टोनी का आलाकार था और मुलाजमा के पास टाइम बॉम्ब लेकर आया था। मुलाजमा की सोच के मुताबिक यूसुफ कोठी के बाहर उसका इंतजार कर रहा था और वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने बाहर आकर देखा, यूसुफ मेरी कार के पास खड़ा था। मुलाजमा उसके करीब पहुंच रही थी। यूसुफ मुझे देखते ही पलट कर जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, यूसुफ रुक जाओ, भागने की कोशिश ना करो। मेरे ललकारते ही वो भागने लगा। मैंने उसकी सोच में कहा, हद तेरी की। मेरे पाँव कांप रहे हैं, दाएं से बाएं लड़खड़ा रहे हैं। वो दौड़ते वक्त अपने दिमाग के ताबे था, इसलिए जब दिमाग ने कहा कि वो लड़खड़ा रहा है तो वो फौरन ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मैंने दौड़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, उठो, कोठी में वापस चलो। वो घबराकर बोला, नहीं, मैं कोठी के अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, कैसे नहीं जाओगे, तुम्हारा बाप भी जाएगा। मैं उसे खींच कर ले जाने लगा। मुलाजमा ने मेरे रास्ते में आकर कहा, छोड़ दे बाबू, ये मेरी मुराद है, इसका कोई कसूर नहीं। वो बॉम्ब मैं अभी बिस्तर के नीचे रख कर आई हूं, तू मुझे पकड़ ले। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उस वक्त मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। अगर मैं बेडरूम में मुलाजमा के ख्याल को पढ़ लेता तो वहीं पता चल जाता। रोजीना इस वक्त मौत के बिस्तर पर बैठी है। मेरे सोचते ही सोचते कोठी के अंदर यकबारगी जबरदस्त धमाका हुआ। पता नहीं रोजीना को चीखने का भी मौका मिला था या नहीं। धमाके की आवाज से मेरे ज़हन को भी झटका पहुंचा। आसपास की कोठियों से भी औरतों के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैंने यूसुफ को खींचते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोगों से जूते ना खाओ तो फिर यहां से भाग चलो, मेरे साथ कार में बैठो, जल्दी करो। मेरा दोस्ताना रवैया देखकर वो मुलाजमा के साथ कार की पिछली सीट पर बैठने लगा। मैंने उसे खींचकर अगली सीट पर बिठाया, फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर दी और तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से दूर होता चला गया। लोग धमाके से इस कदर खौफजदा हुए थे कि कोई उस कोठी के करीब नहीं आया। शायद उन्हें इस बात का खदशा था कि धमाका फिर हो सकता है। उनके करीब ना आने से मुझे इतना मौका मिल गया कि मैंने मोहल्ले वालों के सवालों, उनकी लातों और जूतों से खुद को बचा लिया। उस इलाके से दूर होने के बाद जब जरा इत्मीनान हुआ तो पहले ये ख्याल आया कि मैं नंगे पांव भागकर चलाया था। जूते पलंग के नीचे रखे हुए थे, वो भी बिस्तर के साथ उड़ गए होंगे। जिंदगी कितनी नापायदार है। अभी आध घंटे पहले रोजीना पारे की तरह मचल रही थी। उसकी हर अदा बता रही थी कि उसके अंदर कितनी हरारत है। इंसान अपनी आइंदा जिंदगी के मुताल्लिक बहुत दूर तक सोचता है, मगर अगले पल की खबर नहीं होती। एक ठोकर लगती है या धमाका होता है और जिंदगी का शीश महल एक छनाके से टूट जाता है। मुझे ये सोचकर अजीब सा लग रहा था कि जो हसीना अभी मेरे सामने बैठी थी, अब उसके बदन के चीथड़े उड़ गए हैं। यूसुफ ने पूछा, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? उसे जवाब देने से पहले ही मंजिल आ गई। आईबी डिपार्टमेंट वालों की इमारत देखते ही उसने सहम कर कहा, आप हमें किस जहन्नुम में ले आए हैं? मैंने जवाब दिया, तुमने जन्नत में जाने का कोई काम नहीं किया,
इसलिए तुम्हें जहन्नुम में ले आया हूं। कार इमारत के सामने रुक गई। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने और पांव पड़ने लगा। मुलाजमा भी मिन्नतें करने लगी कि उन्हें कानून के हवाले ना किया जाए। मैंने यूसुफ के सर पर एक चपत जमा कर कहा, ना तुम्हें मुआफ़ी मिलेगी ना भागने का मौका। मैं कार से उतरकर खींचता हुआ सब इंस्पेक्टर के कमरे में आया। मैंने उसे कहा कि यूसुफ और मुलाजमा को हिरासत में रखे और मुझे अपने किसी आला अफसर से मिला दे। मैं जानता था कि शहबाज खान अपने मिशन से अभी वापस नहीं आया होगा। अगर वो मौजूद होता तो मेरा नाम सुनते ही भागा चला आता। मेरी आमद की इतला मिलते ही एक अफसर फौरन ही चलाया। उसने गर्म जोशी से मुसाफिया करते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, आपकी इतला बिल्कुल दुरुस्त थी। अहमद शेख और दूसरे मुजरिम गिरफ्तार हो गए हैं। शहबाज खान ने बड़ी कामयाबी से मुहासरा करके उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें लेकर यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। मैंने कहा, चलो अच्छा है, शहबाज से यही मुलाकात हो जाएगी। हम बातें करते हुए उस हॉलनुमा कमरे में पहुंचे जहां पहले मैं मुजरिम की हैसियत से लाया गया था। वहां दूसरे अफसरान जमा हो रहे थे क्योंकि शहबाज मुजरिमों को लेकर वहां आने ही वाला था। मुझे देखते ही डायरेक्टर जनरल ने अपनी जगह से उठकर मुझसे मुसाफिया किया। फिर अपने करीब एक सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, फरहाद, तुम्हें अहमद शेख और उसके साथियों के खुफिया अड्डे का इल्म कैसे हो गया? मैंने करीब झुककर आहिस्तगी से कहा, मेरे पास मालूमात का जरिया है। उसके मुतल्लिक मैं सिर्फ आपको और शहबाज को तन्हाई में बताऊंगा। मैंने ये बात इसलिए आहिस्तगी से कही कि दूसरे अफसरों को बुरा ना लगे। थोड़ी देर बाद शहबाज मुजरिमों को लेकर वहां पहुंच गया।